नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर आज हम लोग 4 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा आप लोग के लिए कि हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम ही क्या है, युद्ध अभ्यास। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया गया है, नाम इसका क्या है, ध्यान रखें आप लोग। इस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये भारत और यूएसए यानी अमेरिका के बीच में होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा देख लेते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2025 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ है। पहला क्वेश्चन तो इसका ये हो गया, किसके बीच में होता है, तो भारत और यूएसए के बीच में। और कहां पर हुआ, तो इस बार अमेरिका में ही, यूएसए में हुआ है, अलास्का के फोर्ट बेनाराइट में हुआ है। इसको ध्यान रखें आप लोग। इस बार यह 21 नंबर का था, 21वां नंबर का इसका संस्करण था। यह अभ्यास 1 से लेकर के 14 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन होगा। बाकी भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट की बात करें तो भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट और अमेरिका सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास की अगर बात करें कि भारत और कौन कौन से युद्ध अभ्यास करता है, तो एक तो वज्र प्रहार हो गया, युद्ध अभ्यास ये हो ही गया। कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ, तरकस, टाइगर क्लॉ और रेड फ्लैग नाम की एक्सरसाइज भी हम लोग यूएसए के साथ ही करते हैं। अच्छा, एक इनके बीच में मालाबार भी होता है। कौन सा होता है, मालाबार, जो कि क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। ठीक है, इसमें 4 कंट्रियां होती हैं। आप लोग कमेंट में छापिए क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीजीए का मतलब क्या हो जाएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये अभी हाल ही में कौन बनी है, तो टीसीए कल्याणी बनाई गई हैं, आपको फोटो में दिख रही हैं। चलिए, एक तो होता है सीजीए, एक होता है सीएजी। दोनों के बारे में चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं आगे। तो पहले हम लोग सीजीए के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में सुश्री टीसीए कल्याणी को भारत का नया महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए बनाया गया है। 1 सितंबर 2025 को पदभार इन्होंने अपना ग्रहण किया है। सुश्री कल्याणी इस पद पर नियुक्त होने वाली 29 नंबर की अधिकारी हैं। ध्यान रखें, 29वां ये जो कि सीजीए की पोस्ट पर जा रही है, रहने वाली हैं। इनका मुख्य कार्य क्या रहने वाला होता है, तो महालेखा नियंत्रक केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों के लिए प्रमुख सलाहकार होते हैं। बाकी इनका अगर देखें हम लोग तो सीजीए केंद्र सरकार के खातों का प्रबंधन, लेखा जोखा और रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग देखें लेखा परीक्षा, सीएजी और सीजीए, इनके बारे में अलग अलग मैं आपको बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो दोनों में। ठीक है, लेखा परीक्षा की अगर बात करेंगे तो यह केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों की ऑडिटिंग लेखा परीक्षा करता है। इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खजाने का पैसा नियमों के अनुसार खर्च किया गया है या नहीं। मतलब जो भी वर्तमान में सरकार है, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, वो लोग जो पैसे का खर्चा हो रहा है, मतलब तमाम स्कीमें अगर चलती हैं, उसमें सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, यही इनका काम होता है देखने का। बाकी सीएजी की बात करेंगे तो संवैधानिक और स्वतंत्र है। ये संवैधानिक ये मतलब संस्थान है। आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक इसका जिक्र है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में जो पहले पूरा हो जाएगा उसमें रिटायर कर दिए जाएंगे। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, देश के राष्ट्रपति जो होते हैं वो करते हैं। और इनको हटाने का काम किसके पास होता है, अगर हटाना है तो संसद ऐसा काम कर सकती है। बाकी भारत के अगर पहले पूछे कि पहले सीजीए कौन थे, तो बी नरहर राव थे। और वर्तमान में कौन है, तो के संजय मूर्ति हैं। इसको आपको ध्यान रखना है 15th नंबर के। ये यहाँ पर कलर लिखिए, सीएजी होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, वहीं पर सीजीए की बात करेंगे, मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को, लेकिन फिर से देख लीजिए। यह केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों का प्रधान सलाहकार होता है। यह खातों का रखरखाव करता है और केंद्र सरकार के लिए मासिक और वार्षिक खाते तैयार करते हैं। सबसे खास बात क्या है, यह संवैधानिक संस्थान नहीं है सीजीए, ध्यान रखें इसको। यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 में भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च की है। इस चिप का नाम क्या है, इस चिप का नाम रखा गया है विक्रम। क्या नाम रखा गया है, विक्रम। ये फोटो में दिख रहा है आपको चिप। चलिए इसके बारे में जाते हैं डिटेल में, क्या है ये। तो सेमीकॉन इंडिया 2025 ये क्या है, तो भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सेमीकॉन इंडिया होता है, यहीं पर इसको लॉन्च किया गया है, इस चिप को।
यह 2 से लेकर 4 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में के एसओ भूमि में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, यह इसका 34वां वार्षिक सम्मेलन था। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसका नाम क्या रखा गया, विक्रम 32, इसको लॉन्च किया है, अनावरण किया है इसका। ठीक है, यह चिप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा बनाई गई है और इसमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का भी योगदान रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है इस चिप का, तो यह विशेष रूप से रॉकेट लॉन्च और अंतरिक्ष मिशन की कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए बनाया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस चिप्स की अगर हम लोग कुछ विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें 32 बिट आर्किटेक्चर है जो पहले की 16 बिट चिप, इसके पहले जो इसकी जगह पे काम कर रहा था वह 16 बिट चिप था, इसका नाम क्या था, विक्रम 160। इससे थोड़ा एडवांस है, उन्नत है ये। या 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को सपोर्ट करती है, तो जटिल गणनाओं के लिए जरूरी होता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ चल सकता है, तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +125 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान को ये सहन कर सकता है। ठीक है, बाकी फोटो में आपको मोदी जी दिख रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में बने हुए पहले तारों की स्थिति और प्रकृति के बारे में जानने के लिए रमन अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में कौन सा दूरबीन विकसित किया है, तो उसका नाम है परतूस। क्या नाम हो जाएगा उस दूरबीन का, परतूस नाम है। तो रमन अनुसंधान संस्थान ने ब्रह्मांड में बने पहले तारों की स्थिति और प्रकृति को जानने के लिए परतूस नहीं होगा, परतूस नाम से, परतूस इंग्लिश से लिखा है, नामक एक रेडियो दूरबीन विकसित किया है। इस दूरबीन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से में भेजा जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों चंद्रमा पर ही भेजा जा रहा है। इसका पहले बात पूरे नाम की बात करते हैं हम लोग, PRATUSH। परतूस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो परतूस का पूरा नाम है प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि लक्ष्य ब्रह्मांड के कॉस्मिक डॉन, ठीक है, नामक काल का अध्ययन करना, जब पहले तारे और आकाशगंगा बनी थी उस समय की स्टडी को इसका मतलब करने का उद्देश्य है। अच्छा, इसमें टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह दूरबीन तटस्थ हाइड्रोजन परमाणुओं यानी न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम से आने वाले बेहद मंद 21 सेंटीमीटर रेडियो सिग्नल का पता लगाकर इस काल के बारे में जानकारी जुटाएगी। बाकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम लोग, इसके 30 से लेकर 250 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। सहयोग की बात करेंगे तो यह परियोजना इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है और रमन इंस्टीट्यूट आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण निवेशक दीदी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ, ठीक है, ये कहां से किया गया है, तो ये किया गया हैदराबाद से। कहां से किया गया है, हैदराबाद से। बाकी इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में देखें तो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA ने हाल ही में हैदराबाद में निवेशक निधि योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ यानी स्टार्टिंग किया है। यह लॉन्च हैदराबाद के पटेलगुडा पंचायत में एक वित्तीय जागरूकता शिविर में हुआ था, ठीक है, जहां भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ सहयोग पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सूचित वित्तीय निर्णय लेने, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और डिजिटल बैंकिंग को अपनाने में मदद करेगा। महिलाओं के लिए चलाया गया, ठीक है, स्पेशली उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। बाकी ये चीज पिछले क्वेश्चन का आ गया। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा था ना, मैंने बताया था आप लोग को ना कि चंद्रमा पर क्यों भेज रहे हैं उसको, तो पृथ्वी पर मौजूद रेडियो हस्तक्षेप जैसे FM सिग्नल और वायुमंडलीय विकृतियों के कारण ये कमजोर सिग्नल यहाँ से नहीं पकड़े जा सकते हैं। चंद्रमा का सुदूर हिस्सा अंतरिक्ष और सौर मंडल में सबसे शांत जगह माना जाता है, जो इन सिग्नल को पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है, इसीलिए इसको चंद्रमा पर लगाया जा रहा है। ध्यान रखें किसको, तो परतूस को, जो ऊपर मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान रखें, यहाँ पे लग गया था गलती से। अच्छा, इसकी बात करेंगे हम लोग निवेशक दीदी जो चालू हुआ है ये, इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था, ये तो दूसरा चरण है 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 ये किसने लॉन्च किया है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया कितने, NCERT ने। किसने लॉन्च किया है, NCERT ने इसको लॉन्च किया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, या ध्यान दें NCERT को हम लोग हिंदी में यही बोलते हैं, ने अपने अभी इसका 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर बाल वाटिका टीवी चैनल, आप लोग जिस घर में DTH होगा आप लोग को पता होगा, वहां पर एक चैनल होता है उसमें बच्चों के लिए बाल वाटिका चैनल, उन्हीं चैनलों पे 2 नए स्टार्ट किए गए हैं प्रोग्राम। इसका क्या नाम है, दीक्षा 2.0 और
प्रशस्त 2.0 लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद थे, उद्घाटन उन्होंने किया है। बाल वाटिका टीवी चैनल की बात करें तो इसमें क्या दिखाया जाएगा, मतलब ये चैनल क्या होता है, तो यह एक DTH चैनल है, चैनल नंबर 35 है, इसको ध्यान रखें आप, जो कि 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए शैक्षिक ऑडियो विजुअल सामग्री प्रदान करेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, ठीक है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है, क्योंकि आज के समय बच्चा टीवी देखेगा ही देखेगा, तो ये सब चैनल रहेगा तो उसको ज्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई में देख पाएगा वो। बाकी इन दोनों पे दिखाया क्या जाएगा, तो दीक्षा 2.0 जो है यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का एक उन्नत संस्करण है, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संचालित है। इसमें अनुकूली मूल्यांकन, प्रदर्शन प्रतिक्रिया और 12 भाषाओं में पाठ का अनुवाद जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रशस्त की बात करेंगे तो यह विकलांग बच्चों की शुरुआती पहचान के लिए एक उन्नत स्क्रीनिंग टूल है। इसे UDISE प्लस APAAR और स्वावलंबन कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि इन बच्चों को समय पर मदद मिल सके। तो ये 2 चैनल स्टार्ट हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा NCERT के बारे में देख लेते हैं हम लोग। NCERT का स्थापना कब हुआ था, 1 सितंबर 1961 को हुआ था। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय आपको NCERT का नई दिल्ली में मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना और सहायता करना। किताब भी है NCERT का, आपको पता होगा। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं NCERT के, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो होते हैं वही होते हैं। वर्तमान में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। वर्तमान निदेशक की बात करेंगे, इसके निदेशक कौन है, तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये तो बन गया है राजस्थान। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ाया था मैंने आप लोग को कि दिल्ली में लागू किया गया था, थोड़े बहुत मतलब तब तक इसको, ठीक है। पर राज्य की बात करेंगे तो पहला राज्य कौन बन गया है, तो राजस्थान बन गया है। क्या है पूरा मैटर आगे समझते हैं हम लोग। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बन गया, राजस्थान। इसको ध्यान रखें आप लोग। राज्य सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, तो इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करना है। ऐसा नहीं है कि कुत्तों को सिर्फ पकड़ लिया जाएगा, कुत्तों को पकड़ के एक शेल्टर हाउस बनाया गया है, वहां पर रखा जाएगा, वहां पर उनकी क्या की जाएगी, नसबंदी किया जाएगा, जिससे फिर से उनका रिप्रोडक्शन ना हो पाए, नसबंदी उनका किया जाएगा। साथ ही में फिर क्या किया जाएगा, उन रेबीज के टीके भी लगाए जाएंगे उनको। किसके लगाए जाएंगे, रेबीज टीके। आपको पता है कुत्तों से काटने से बीमारी फैलती है, रेबीज होती है, ठीक है। रेबीज के टीके भी उनको लगाए जाएंगे। उसके बाद उनको फिर लाके वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा किया जाना है वहां पर। बाकी प्रबंधन की बात करें तो प्रत्येक शहर में आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी, जो कि मैंने बताया आप लोग को, टीकाकरण और कृमि मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पुनर्वास की बात करें, नसबंदी, टीकाकरण और टैगिंग के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां उन्हें पकड़ा गया था। इसको ध्यान रखें। बाकी रेबीज बीमारी में होता क्या है, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और रेबीज का इलाज नहीं है, ये भी ध्यान रखें आप, अगर ह्यूमन में है तो। अब कुछ लोग को लग रहा है कि रेबीज का टीका तो होता है, टीका है वो पहले काम करेगा, पहले से लगवा रखा आपने, बीमारी हो जाने के बाद काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भद्रवाह घाटी में नाग देवता के लिए पट्ट उत्सव, एक मेला होता है ये पट्ट उत्सव, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर किया गया, जम्मू कश्मीर में। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित भद्रवाह घाटी में नाग देवता को समर्पित वार्षिक मेला पट्ट उत्सव का आयोजन किया गया था। यह उत्सव भगवान वासुकी नाग को समर्पित है, जो भद्रवाह के संरक्षक देवता हैं। 16वीं शताब्दी से चला आ रहा है यह उत्सव, ठीक है, 16वीं शताब्दी से चला आ रहा है ये। अच्छा, इसका एक और रीजन है कि मुगल सम्राट अकबर और भद्रवाह के तत्कालीन राजा जो कि नागपाल थे, और उनके ऐतिहासिक मुलाकात के मतलब ये शो करता है, जब उनकी मुलाकात हुई थी तब ये मेला लगा था, ये भी एक रीजन है इसका। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस द्वारा धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो जामनगर गुजरात में। अगला कि मतलब धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर रिलायंस द्वारा गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। यह एक विशाल परियोजना है जो भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अगला है कि नारियल की शक्ति को उजागर करना, वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना। इस थीम के साथ विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया? फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका थीम क्या हो जाएगा? नारियल की शक्ति को उजागर करना, वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना। थीम के साथ विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में पहली बार मनाया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है आपका कि ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी हाल ही में GPI आया है, इसका कितना रैंक है भारत का? कमेंट में छापिए। साथ में फर्स्ट पे कौन है ये भी छापिएगा, कल मैंने डिटेल में पढ़ाया था। बाकी आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं। बाकी ई बुक मैं बता ही रहा हूँ बार बार आप लोग की बन चुका है, जिसको भी लेना ऊपर लिखे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। और अगस्त मंथ का कंप्लीट वीडियो भी बनाया जा चुका है मेरे चैनल पर, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी चलिए ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।